स्वागत। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। पौधों से मिलने वाले कुछ बहुत ही खुशबूदार तेलों की दुनिया में, मतलब वाष्पशील तेल, वोलेटाइल ऑयल्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, तो हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन कुदरती तेलों के बारे में काफ़ी जानकारी देते हैं और हमारा आज का मकसद है कि इनमें से जो भी काम की बातें उन्हें निकालें। समझें कि ये तेल आखिर हैं क्या, कितनी तरह के होते हैं, कहाँ से मिलते हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी हमारे किस काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाष्पशील तेल नाम सुनने में थोड़ा वैज्ञानिक सा लगता है। असल में ये है क्या चीज़? हाँ, नाम थोड़ा तकनीकी जरूर है, पर असल में ये पौधों से मिलने वाले वही जाने पहचाने सुगंधित तेल हैं। हाँ, जैसे गुलाब की खुशबू है या नींबू की वो ताजगी, मसालों की महक, ये सब। ये तेल हवा में आसानी से उड़ जाते हैं, मतलब वाष्पशील होते हैं, वोलेटाइल। इसीलिए इन्हें ये नाम मिला है। अच्छा, मतलब वो जो खास खुशबू हमें किसी फूल या मसाले की तरफ खींचती है, वो इन्हीं तेलों का कमाल है। हाँ हाँ, काफी हद तक बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा रसायन शास्त्र की नजर से देखें ना, तो इन्हें टर्पिनॉइड्स कहते हैं। ये आइसोप्रीन नाम की एक बहुत छोटी सी रासायनिक इकाई होती है, C5H8। उसके जुड़ने से बनते हैं। जैसे मोतियों को जोड़ के एक माला बनती है ना, बस वैसे ही ये आइसोप्रीन इकाइयां जुड़ जुड़कर ये तेल बनाती हैं। और क्योंकि ये अलग अलग तरीके से जुड़ती हैं, इनकी संरचनाएं अलग होती हैं, इसीलिए हर तेल की अपनी एक खास गंध होती है, अपने खास गुण होते हैं। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है कि हर खुशबू के पीछे भी एक पूरी रासायनिक बनावट है। तो क्या ये सब तेल एक जैसे ही होते हैं या इनमें बहुत फर्क होता है? स्रोतों में कुछ वर्गीकरण दिए हैं, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, ये सब क्या चक्कर है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। नहीं नहीं, ये सब एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। इनमें जबरदस्त विविधता है, बहुत ज्यादा। और इन्हें समझने के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं कि इनके मुख्य कामकाजी हिस्से के आधार पर इन्हें बांटते हैं, जिसे रासायनिक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये समूह, अब समझ लीजिए, एक तरह से तेल के व्यक्तित्व को तय करता है। व्यक्तित्व? हाँ ये सुनने में मजेदार लग रहा है। हाँ, मतलब उसकी गंध कैसी होगी, वो त्वचा पर कैसा असर करेगा, या क्या वो कीटाणुओं को मार पाएगा, ये सब। अच्छा, कुछ उदाहरण देंगी? जरूर जरूर। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड समूह वाले तेल, इनमें अक्सर तेज, थोड़ी तीखी या सिट्रस जैसी खुशबू होती है। दालचीनी हो गई, लेमन ग्रास तेल हो गया, ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। फिर आते हैं अल्कोहल समूह वाले तेल। ये अक्सर ताजगी देने वाले या थोड़े हल्के मीठे होते हैं, जैसे पुदीना, चंदन का तेल। कीटोन समूह वाले तेलों की गंध थोड़ी अलग होती है, कभी कभी कपूर जैसी, जैसे कि कपूर खुद या जटामांसी। और एक और जरूरी समूह है फिनॉल का। ये अक्सर गरम, मसालेदार होते हैं, जैसे लौंग का तेल। और इनमें एंटीसेप्टिक, मतलब रोगाणुरोधी गुण भी काफी पाए जाते हैं। तो ये बस कुछ मुख्य प्रकार हैं। लिस्ट तो और भी लंबी है, पर इससे एक अंदाजा लग जाता है कि कितनी भिन्नता है इनमें। मतलब अगर तेल का रासायनिक समूह पता हो तो उसके गुणों का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और तरीका भी है इन्हें बांटने का, जो आइसोप्रीन इकाइयों की संख्या पर आधारित है। जैसे मोनोट्रोपिनॉइड्स होते हैं, इनमें 2 आइसोप्रीन इकाइयां होती हैं, मतलब कुल 10 कार्बन परमाणु। ये सबसे आम हैं, जैसे पुदीना, नींबू, तुलसी, यूकलिप्टस, इन सब में मिलते हैं। फिर आते हैं सेस्क्विटोपिनॉइड्स। इनमें 3 इकाइयां होती हैं, यानी 15 कार्बन। ये थोड़े और जटिल होते हैं, जैसे चंदन या लौंग में मिलने वाले कुछ यौगिक। और ऐसे ही आगे ड्राइटर्पिनॉइड्स 20 कार्बन, ट्राइटर्पिनॉइड्स 30 कार्बन, यहाँ तक कि टेट्राटर्पिनॉइड्स 40 कार्बन भी होते हैं, जैसे केसर में। पर मूल बात यह है कि जैसे जैसे ये आइसोप्रीन इकाइयां जुड़ती जाती हैं, तेल की संरचना और उसके गुण बदलते जाते हैं। समझ गया। ऐसी खुशबू और असर के पीछे अणुओं का आकार और उनका प्रकार, ये सब मायने रखता है। चलिए अब कुछ जाने पहचाने पौधों की बात करते हैं जिनसे ये तेल मिलते हैं। स्रोतों में दालचीनी का जिक्र है। दालचीनी तो भाई हमारे किचन का बहुत जरूरी हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि ये 2 तरह की होती है, कैसिया और जेलेनियम। क्या इनमें बहुत फर्क है? हाँ, ये दोनों ही दालचीनी के पेड़ की छाल से मिलती हैं, पर ये अलग अलग प्रजातियों से आती हैं। सिनेमामोमम जीनस की ही है, पर प्रजाति अलग है। और हाँ, इनमें थोड़ा फर्क होता है। जो कैसिया, सिनेमोमम कैसिया है, वो आमतौर पर ज्यादा मिलती है बाजार में।
उसमें सिनामिक एल्डिहाइड नाम का रसायन मुख्य होता है। यही उसे वो तेज, मीठा, मसालेदार स्वाद देता है। और जो ज़ेलेनियम दालचीनी, सिनेमोमम ज़ेलेनियम है, जिसे असली दालचीनी या सिलोन सिनेमन भी कहते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा महंगी और नाजुक होती है। उसमें सिनामिक एल्डिहाइड तो होता ही है, पर साथ में यूजेनॉल भी पाया जाता है। यूजेनॉल वही रसायन है जो लौंग में भी मुख्य होता है। अच्छा, तो इसका मतलब स्वाद और शायद असर में भी फर्क होगा फिर। हाँ, थोड़ा तो है। दोनों ही पेट के लिए अच्छी मानी जाती हैं, मतलब वाताहार है और थोड़ी उत्तेजना देने वाली भी। लेकिन जो ज़ेलेनियम वाली है, उसे थोड़ा ज़्यादा एंटीसेप्टिक यानी रोगाणुरोधक और एस्ट्रिंजेंट, मतलब संकोचक भी माना जाता है। दिखने में भी फर्क होता है। ज़ेलेनियम की छाल पतली होती है, कई परतों में मुड़ी हुई, जैसे सिगार, जबकि कैसिया की छाल मोटी होती है और अक्सर एक ही परत में मुड़ी होती है। ये जानकारी तो बहुत काम की है। अगली बार दालचीनी खरीदते वक्त ध्यान रखूंगा। अच्छा, अगला उदाहरण है यूकेलिप्टस तेल। अरे हाँ, इसकी गंध तो एकदम सर्दी जुकाम से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही पहचाना। यूकेलिप्टस तेल, जो यूकेलिप्टस ग्लोबुलस पेड़ की पत्तियों से निकाला जाता है, उसका मुख्य हीरो है सिनियोलो। इसे यूकेलिप्टॉल भी कहते हैं। यही रसायन इसे वो खास तेज, थोड़ी कपूर जैसी गंध देता है और इसी की वजह से ये इतना असरदार है। सिनियोल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, ये तो है ही, साथ ही ये कफ निकालने में मदद करता है, मतलब एक्सपेक्टरेंट है। और एक और गुण है इसका, काउंटर इरिटेंट, मतलब त्वचा पर लगाने से ये हल्की जलन पैदा करता है, जिससे ध्यान अंदरूनी दर्द या जकड़न से हटता है और राहत मिलती है। ओह, इसीलिए ये बाम वगैरह में इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए बाम और सर्दी खांसी की इनहेलेशन वाली दवाओं में इसका खूब इस्तेमाल होता है। ब्रोंकाइटिस में भी फायदेमंद है। कमाल है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प तेल, लेमन ग्रास तेल। स्रोत बताते हैं कि इसका विटामिन ए से कुछ लेना देना है। ये कैसे हो सकता है? घास और विटामिन ए? पर है बिल्कुल सच। लेमन ग्रास तेल, जो सिम्बोपोगॉन प्रजाति की घास की पत्तियों से भाप आसवन से स्टीम डिस्टिलेशन से निकाला जाता है, उसमें सिट्राल नाम का रसायन भरपूर मात्रा में होता है। यही सिट्राल इसे वो तेज नींबू जैसी खुशबू देता है। हाँ, खुशबू तो जानी पहचानी है। बिल्कुल। अब देखिए रसायन विज्ञान की मदद से क्या होता है कि इस सिट्रॉल को एक दूसरे रसायन में बदला जा सकता है, जिसका नाम है बीटा आयोनोन। और ये जो बीटा आयोनोन है, ये विटामिन ए बनाने की जो औद्योगिक प्रक्रिया है, उसके संश्लेषण यानी सिंथेसिस में एक शुरुआती कच्चा माल है, स्टार्टिंग मटेरियल। अरे वाह, मतलब सीधे तौर पर नहीं, पर लेमन ग्रास तेल से मिलने वाला सिट्राल अप्रत्यक्ष रूप से विटामिन ए बनाने में काम आता है। एग्जैक्टली। प्रकृति के ये कनेक्शन सच में अद्भुत है। एक साधारण सी दिखने वाली घास का रसायन विटामिन ए के बनने से जुड़ गया। कमाल है। अच्छा, अब लहसुन की बात करते हैं। लहसुन के फायदे तो हम सब ने सुने, पर इसमें ऐसा क्या खास है? कौन सा वाष्पशील तेल? लहसुन की गांठों में वाष्पशील तेल तो नहीं, पर सल्फर युक्त यौगिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब लहसुन को काटा या कुचला जाता है, तो उसमें मौजूद एलिएकिन नाम का यौगिक एक एंजाइम की मदद से एलिसिन में बदल जाता है। यही एलिसिन लहसुन की खास गंध और उसके कई औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अच्छा, तो वो तीखी गंध एलिसिन की है। हाँ, और इसके अलावा भी लहसुन को एंटी हाइपरलिपिडेमिक माना जाता है, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार हो सकता है। इसे कृमिनाशक, एंथेलमेंटिक और त्वकारी रुबेफिशिएंट भी माना गया है। त्वकारी मतलब त्वचा पर लगाने से वहाँ गर्माहट और लाली पैदा करता है, रक्त संचार बढ़ाता है। गुणों की खान है लहसुन भी। अच्छा, एक नाम आया है स्रोतों में, जटामांसी। इसका नाम मैंने कम सुना है। स्रोत बताते हैं कि एशिया में इसका उपयोग तंत्रिका रोगों, नर्वस डिजीजेस के लिए होता है। जी हाँ, जटामांसी, नाडोस्टाचिस जटामांसी, हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पौधा है। इसका तेल इसके प्रकंदों, राइजोम्स और जड़ों से निकाला जाता है। इसमें कीटोन समूह के कुछ खास रसायन होते हैं, जैसे जटामांसोन और वैलेरानोन। पारंपरिक रूप से इसे, जैसा आपने कहा, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याओं के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। इसे आक्षेपनाशक माना जाता है, मतलब ऐंठन कम करने वाला।
और आर्तवजनक भी, यानी मासिक धर्म को नियमित करने में सहायक। इसका उपयोग मिर्गी, एपिलेप्सी और हृदय की धड़कन तेज होने, पैल्पिटेशन जैसी स्थितियों में भी बताया गया है। काफी गंभीर स्थितियों में इसका उपयोग बताया गया है। जी। दिलचस्प है। अब आते हैं केसर पर। हम्म केसर कितना महंगा और कितना खास मसाला, इसके रंग और स्वाद का राज क्या है? इसमें भी वाष्पशील तेल है। केसर के सूखे हुए वर्तिकाग्र होते हैं, वो धागे जैसे हिस्से। इसमें वाष्पशील तेलों के साथ साथ दूसरे महत्वपूर्ण रसायन भी होते हैं जो इसके रंग, स्वाद और गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। इसका जो गहरा लाल रंग है वो क्रोसीन नाम के एक कैरोटीनॉइड एस्टर की वजह से आता है। ये पानी में घुलनशील होता है। और इसका जो कड़वा सा स्वाद और ख़ास महक है, उसके पीछे पिक्रोक्रोसीन नाम का यौगिक है। हवा के संपर्क में आने पर या सूखने पर ये सैफ्रोनिल में बदलता है, जो इसकी खुशबू का मुख्य घटक है। गुणों की बात करें तो केसर को उत्तेजक, आक्षेपनाशक और आर्तवजनक माना जाता है। पारंपरिक चिकित्सा में इसका काफी महत्व है। वाह, रंग, स्वाद, खुशबू, गुण, सब रसायनों का खेल है। अब बात करते हैं तुलसी की। तुलसी तो हमारे घरों में पूजी जाती है और सेहत के लिए इसके फायदों की बहुत चर्चा होती है। इसके औषधीय गुणों के पीछे कौन से रसायन हैं? तुलसी, जिसे पवित्र तुलसी या सेक्रेड बैसिल भी कहते हैं, ये वाकई एक पावर हाउस है। इसकी पत्तियों और फूलों में कई महत्वपूर्ण वाष्पशील तेल यौगिक होते हैं, खासकर फेनोलिक समूह वाले। इनमें यूजेनॉल काफी प्रमुख है, जो हमने दालचीनी, जेलेनियम और लौंग में भी देखा था। हाँ, यूजेनॉल। जी, इसके अलावा मिथाइल यूजेनॉल, कार्वेक्रोल जैसे दूसरे फेनोलिक रसायन भी होते हैं। इन्हीं रसायनों के मिश्रण की वजह से तुलसी में इतने सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। स्रोतों के अनुसार ये एंटीबैक्टीरियल है, मतलब जीवाणुओं से लड़ती है, कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइडल है, कफ रोधी है, यानी सर्दी खांसी बलगम में राहत देती है, ऐंठन कम करने वाली है, और एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, इसका क्या मतलब हुआ ठीक से? इम्यूनोमॉड्यूलेटरी का मतलब है कि ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को संतुलित करने या सुधारने में मदद कर सकती है। मतलब अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उसे थोड़ा सक्रिय कर सकती है, और अगर बहुत ज्यादा सक्रिय है, जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों में, तो उसे थोड़ा शांत कर सकती है, जरूरत के हिसाब से। अच्छा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। जी हाँ, ये तुलसी के पारंपरिक उपयोगों को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार देता है कि क्यों इसे इतना गुणकारी माना जाता है। बिल्कुल, तो सदियों से चला आ रहा जो विश्वास है, उसे अब विज्ञान भी मान रहा है। अच्छा, ये तो हुई कुछ पौधों और उनके तेलों की बात, पर एक सवाल मन में आ रहा है। मान लीजिए कोई पौधा है, उसे देखकर कैसे पता लगाएं कि इसमें वाष्पशील तेल है या नहीं? क्या कोई आसान तरीका है लैब के बाहर? हाँ, देखिए, प्रयोगशाला में तो गैस क्रोमैटोग्राफी, जीसी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी बहुत उन्नत तकनीकें हैं, जिनसे न सिर्फ मौजूदगी का पता चलता है, बल्कि कौन सा तेल है और कितनी मात्रा में है, ये सब पता चल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ सरल रासायनिक परीक्षण भी हैं, जिनसे कम से कम ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेल मौजूद है या नहीं। ये अक्सर रंग बदलने वाले टेस्ट होते हैं। रंग बदलने वाले टेस्ट, वो कैसे काम करते हैं? एक आसान तरीका है सोडान 3 नाम की एक डाई या टिंचर अल्काना का इस्तेमाल करना। ये दोनों लाइपोफिलिक डाई हैं, मतलब इन्हें तेल या वसा पसंद है। अगर हम पौधे के किसी हिस्से, जैसे पत्ती या पंखुड़ी का बहुत पतला सेक्शन काटे, माइक्रोस्कोप स्लाइड पर रखें और उस पर ये डाई डालें, तो अगर उस सेक्शन में वाष्पशील तेल की बूंदें मौजूद होंगी, तो वो इस डाई को सोख लेंगी और लाल रंग की दिखने लगेंगी। तेल कोशिका के अंदर छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा रहता है, वो बूंदें रंगीन हो जाती हैं। अच्छा, तो माइक्रोस्कोप में लाल रंग की बूंदें दिख गई, मतलब तेल है। ये तो काफी सीधा तरीका लगता है। हाँ, ये एक बुनियादी पहचान परीक्षण है। एक और टेस्ट है साल्कोव्स्की टेस्ट, जो वैसे तो स्टीरॉइड्स और ट्राइटरपीनॉइड्स के लिए होता है, पर क्योंकि ये यौगिक अक्सर वाष्पशील तेलों के साथ पाए जाते हैं, तो इससे भी कुछ संकेत मिल सकता है। इसमें क्लोरोफॉर्म में अर्क निकालकर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। लाल रंग आए तो स्टीरॉइड और पीला रंग आए तो ट्राइटरपीनॉइड्स की उपस्थिति मानी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ सरल तरीके हैं जिनसे फील्ड में या बेसिक लैब में अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बात तो एकदम साफ हो गई कि ये वाष्पशील तेल सिर्फ खुशबू वाली चीजें नहीं हैं। ये असल में जटिल रासायनिक यौगिक हैं। इनमें जबरदस्त विविधता है।
अलग अलग रासायनिक समूह, अलग अलग संरचनाएं, और इनके गुण, चाहे वो गंध हो, स्वाद हो या औषधीय असर, वो सीधे इनकी रासायनिक बनावट से जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि कैसे दालचीनी और यूकेलिप्टस जैसे रोजमर्रा के पौधे हों या लेमन ग्रास, लहसुन, जटामांसी, केसर और तुलसी जैसे खास पौधे, इन सब के अंदर खास रसायन हैं जो इन्हें हमारे लिए इतना उपयोगी बनाते हैं। मसालों से लेकर दवाओं तक, परफ्यूम से लेकर फ्लेवरिंग तक, हमारी जिंदगी में ये कई तरह से शामिल हैं। बिल्कुल सही कहा। ये जानना वाकई बहुत आकर्षक है कि कैसे ये साधारण दिखने वाले पौधों के अंदर इतने जटिल और शक्तिशाली रसायन छिपे होते हैं। हर तेल की, हर रसायन की अपनी एक कहानी है जो उसकी आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में लिखी हुई है, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि प्रकृति के खजाने में अभी और कितने ऐसे अनदेखे वाष्पशील तेल मौजूद होंगे जिनके गुणों और उपयोगों से हम शायद आज भी अनजान हैं। कितने और रहस्य खुलने बाकी है। और साथ ही ये भी कितना दिलचस्प है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान, जो शायद हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा था, उसे अब आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और वो हमें नई दिशाएं दिखा रहा है। ये खोज का एक ऐसा क्षेत्र है जो लगता है कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा कुछ नया जानने को मिलता रहेगा।